चलिए शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी का जो इकोनॉमिक्स का है अध्याय 9 उद्योग क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र से जितने भी सवाल आएँगे वो क्लियर करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि थैंक यू सो मच। क्योंकि आप हैं तभी हम हैं, क्योंकि आप नहीं तो हम नहीं, ये मैं जानता हूँ। क्योंकि आप मेरे लिए ईश्वर हैं, ये आप भी जानते हैं। जितना विश्वास मुझे आप पर है, उससे ज़्यादा कहीं और विश्वास नहीं। तो चलिए थैंक यू और 1 लाख करने के लिए और दिल से बहुत खुश हूँ कि आपने सपोर्ट किया, सब्सक्राइब किया और इस मुकाम तक मुझे पहुँचाया है। अभी और दूर तक जाना है, बस आपका सपोर्ट होना चाहिए क्योंकि आप हैं तभी हम हैं, क्योंकि आप नहीं होंगे तो हम नहीं चल सकते। क्योंकि आप मेरे बिना चल सकते हैं, लेकिन मैं आपके बिना नहीं चल सकता, ये हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं और शुरू करते हैं हम नए अध्याय के साथ उद्योग क्षेत्र। पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र है। तो वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र कौन-सा है? तो ऑप्शन नंबर सी मुंबई। ऑप्शन नंबर सी मुंबई है। क्या है? मुंबई है। और सही बात है, वस्त्र उद्योग का केंद्र अगर देखें हम लोग तो मुंबई को मानेंगे क्योंकि वहीं है। अच्छा, गुजरात भी है, ऐसा नहीं भूलिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र अगर पूछे तो मुंबई चले जाइए, महाराष्ट्र मतलब मुंबई। यहाँ जो है कपड़ा मिलों की संख्या सर्वाधिक है। यहाँ जो है कपड़ा का मिल जो है सर्वाधिक है। यहाँ से यूरोपीय देशों मतलब यूरोपीय देशों, पश्चिमी एशिया देशों तथा अफ्रीकी देशों को बृहद स्तर पर वस्त्रों का क्या होता है? निर्यात होता है। समझ गए? वस्त्रों का निर्यात किया जाता है मुंबई से, समझ जाइए। और बाहरी देशों में, कितनी अच्छी बात है। तो सबसे ज़्यादा मिल कहाँ? मुंबई में। सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र कहाँ? मुंबई में। बस ऐसे याद रखिएगा। और हाँ, मैंने उसमें थोड़ा-सा मिस्टेक कर दिया है मतलब अध्याय 8 में कि खरीफ फसल में मैंने गेहूँ को डाल दिया, खरीफ फसल में धान को डालना था और रबी फसल में गेहूँ को डालना था। ठीक है? तो इसमें थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया, हम क्षमा चाहते हैं। उसे नेक्स्ट वीडियो जब और अच्छे से लाएँगे तो उसमें हम क्लियर कर देंगे। दूसरा प्रश्न है स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी 1948 में की गई थी। कब की गई थी? 1948। आज ही वीडियो में ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि बात नेक्स्ट वीडियो से नॉर्मली जैसा चलता है वैसा ही चलेगा। आज थोड़ा एक्साइटमेंट की बात है क्योंकि आपकी वजह से हम 1 लाख हो चुका है ना? 100 के हो चुका है। तो थैंक यू। तो चलिए इसके बारे में डिटेल करते हैं। तो स्वतंत्रता के पश्चात, जब स्वतंत्रता हुई उसके पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो 6 अप्रैल 1948 को की गई थी। ठीक है। इस नीति ने जो है आगामी वर्ष में भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों का जो है पथ प्रदर्शन किया था। क्या किए थे? पथ प्रदर्शन किए थे। तो भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों का पथ जो है प्रदर्शन किए थे। चलिएगा तीसरे प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो तीसरा प्रश्न क्या है सुनिए, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए। तो भारतीय हीरा संस्थान जो है कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी सूरत में स्थित है। कहाँ स्थित है? सूरत में। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ें। सुनिए, भारतीय हीरा संस्थान सूरत मतलब गुजरात में है, स्थापित किया गया। तो अगर आपसे पूछे भारतीय हीरा संस्थान कहाँ है? तो हम बताएँगे गुजरात में। गुजरात में कहाँ? सूरत में स्थापित किया गया है। क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। भारतीय आभूषणों की गुणवत्ता, डिज़ाइन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय हीरा संस्थान की स्थापना वर्ष 1978 में की गई थी। ठीक है? 1978 में की गई थी। चौथे प्रश्न की अगर बात करेंगे तो भिलाई स्टील संयंत्र किस प्रकार का उपक्रम है? मतलब उपक्रम है। बताएँगे भिलाई स्टील संयंत्र। तो हम बताएँगे ऑप्शन नंबर ए सार्वजनिक है। क्या है? सार्वजनिक है। अब सार्वजनिक है तो चलिए हम जानते हैं इसके बारे में। तो सुनिए, छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित भिलाई स्टील संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। क्या है? सार्वजनिक उपक्रम है। इसकी स्थापना वर्ष अगर देखें तो 1955 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी।
तो आपसे पूछेगा कि भिलाई जो आप देख रहे हैं स्टील संयंत्र, तो है कहाँ? तो छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में भिलाई एक जगह है, उसी जगह पे, उसी के नाम पे कही है ना? और ये स्थापना जब हुआ था तो 1955 में हुआ था। कब हुआ था? भिलाई स्टील संयंत्र का? तो 1955 में। और 1955 में हुआ था तो किसके सहयोग से हुआ था? तो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से हुआ था, मतलब रूस के सहयोग से हुआ था। क्लियर हो गया? यह सार्वजनिक क्षेत्र का भारत का पहला इस्पात संयंत्र है। भारत का क्या है? पहला इस्पात संयंत्र है भारत का, है ना? समझ गए। सार्वजनिक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो यह भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, जिसे सेल बोलते हैं, के अंतर्गत संचालित होता है। तो सेल के अंतर्गत, मतलब पूरा नाम इसका हिंदी में देखिए तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अंतर्गत जो है भिलाई स्टील संयंत्र क्या होता है, उसके अंतर्गत ही संचालित होता है। समझ गए? सेल। चलिए ये बात हो गई। अब चलिए पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है कि कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है। तो कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है, तो ये हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी, अभिदत्त पूंजी पर। क्या कहेंगे? अभिदत्त पूंजी पर। अब कैसे? तो चलिए हम जानते हैं, सुनिए। कंपनी द्वारा लाभांश मतलब फायदा उठाना की घोषणा अभिदत्त पूंजी, ठीक है, कैपिटल कहते हैं, जो सब्सक्राइब्ड कहिए, जो सब्सक्राइब हम कहते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, तो मतलब जुड़ा हुआ लोग, है ना? तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जुड़े हुए कैपिटल पर की जाती है, जो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, उस पर की जाती है। क्योंकि अभिदत्त पूंजी कुल निर्गमित पूंजी का वह भाग है जो शेयर धारकों द्वारा क्रय किया जाता है, मतलब खरीदा जाता है ना? क्रय करना मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना, है ना? तो ये समझिए शेयर धारकों द्वारा जो है क्रय किया जाता है, खरीदा जाता है, जो शेयर धारक जो होते हैं शेयर बाजार में जो जुड़े होते हैं, ठीक है, द्वारा जो है खरीदा जाता है। क्लियर हो गए? उसी को अभिदत्त पूंजी, तो सब्सक्राइब्ड होंगे था ना, उसका मेंबरशिप लेंगे, उससे जुड़े होंगे, है ना? चलिए छठा प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित संस्थाओं को उनके स्थापना वर्ष से सम्मिलित कीजिए। क्या कीजिए? सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से, ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से। तो देखिए एक तरफ सूची 1 है, सूची 2 है, इसमें सम्मिलित करना है कि देखिए भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम की अगर बात करें तो 1955 में, जो कि हम पढ़े ऊपर। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की अगर बात करेंगे तो हम बताएंगे, इसका क्या बताएंगे? इसका बताएंगे 1964 में, 1964 में बताएंगे। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की अगर बात करेंगे, इसकी हम बात करने जा रहे हैं तो इसकी बात करेंगे 1985 में। अब भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की बात करेंगे तो 1990 में। ये डी नंबर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा 1 का 4 है, 1 का 4 तो यहाँ है और यहाँ है, तो ये नहीं होगा क्योंकि 1 का 4 के बाद 1 में आ जाता है, फिर मतलब बी जो है 1 है। क्लियर है? 1964। चलिए इसके बारे में हम डिटेल जानते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म भी जरूरी होता है कभी-कभी। इसमें शॉर्ट फॉर्म हम पढ़ना जरूरी है क्योंकि शॉर्ट फॉर्म से ज़्यादा पूछता है। जैसे कि देखिए ICICI पूछता है कि ICICI की स्थापना बताइए कब हुआ? 1955 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, मतलब स्थान पूछेगा मुंबई में। तो इसका ICI का हिंदी में हम पढ़े भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम, तो ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। क्लियर हो गए? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जिसे IDBI बोलते हैं, IDBI की अगर स्थापना वर्ष पूछे तो 1964 में बताइएगा, और इसका स्थान पूछे तो मुंबई बता दीजिएगा, मुख्यालय भी मुंबई बता दीजिएगा, ऐसे बोलिएगा। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक जिसे IRBI बोलते हैं, IRBI बोलते हैं, इसकी स्थापना 1955 में, स्थान नहीं बताया गया है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की बात करें तो देखिए लघु लग गया तो इसमें एस तो लगेगा ही, IDBI है, जो कि IDBI 1964 यही बन के आ जाता है, 90 में बन जाएगा SIDBI बन जाएगा, ठीक है, लघु उद्योग विकास बैंक बन जाएगा, जो कि कहाँ? लखनऊ में। मुख्यालय कहाँ? लखनऊ में, ऐसे याद रखिएगा। स्थान कहाँ? लखनऊ में, ठीक है, क्लियर। इसका मुख्यालय ही है, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो और जगह पे फैला हुआ नहीं है, फैला हुआ है बैंक, बस याद रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बात करूं 7वें प्रश्न की बात करता हूं तो 7वां प्रश्न आप देखिए कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमि मंडलीयकरण
कि नई आर्थिक नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा घोषित की गई थी? बताइए, किस प्रधानमंत्री द्वारा घोषित की गई? तो ऑप्शन नंबर सी, पीवी नरसिम्हा राव द्वारा घोषित की गई थी। किसके द्वारा? पीवी नरसिम्हा राव द्वारा घोषित किया गया था। ये बड़ी बात है ना? बड़ी बात है, तो चलिए जानते हैं। तो सुनिए, भारत में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीयकरण की नई आर्थिक नीति वर्ष 1991 में, मतलब 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा घोषित किया गया था। किसके द्वारा घोषित किया गया? तो पीवी नरसिम्हा राव द्वारा। क्या घोषित किया गया? तो ये उदारीकरण, निजीकरण, भूमि मंडलीयकरण आर्थिक नीति घोषित किया गया। वर्ष पूछे तो 1991 बता देना है ना? चलिए, उस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो पूछेगा तो आप बताइएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। किस समय? जब पीवी नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। और पीवी नरसिम्हा राव के समय ही उदारीकरण, निजीकरण और भूमि मंडलीयकरण आया था, आ गया होगा। जिन्होंने इस प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाई थी, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हैं वित्त मंत्री थे, इनकी प्रमुख भूमिका रही थी। समझ गए? तो आपसे पूछेगा जब डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था? तो बताना है पीवी नरसिम्हा राव है ना? चलिए, इसका नीति का बताइए, आर्थिक नीति कब आया था? उदारीकरण, निजीकरण और भूमि मंडलीयकरण की नई नीति कब आई थी? तो हम बताएंगे 1991 में आया था, मतलब 1991 में आया था। ठीक है, चलिए, अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करेंगे, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है, और लाइक करते हैं तो भी अच्छा लगता है, और सबसे बड़ी बात, सब्सक्राइब और फॉलो करके शेयर करते हैं तो और भी अच्छा लगता है। तो दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आप हैं तभी हमें ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि आप मेरे लिए ईश्वर से कम नहीं। 2-3 जो पेज है, एक ही बार रिपीट हो गया वीडियो बनाते समय, इसलिए उसे हटाकर 8वां क्वेश्चन लाया हूँ। देखिएगा, 8वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय निवेश कोष, जिसे नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, जिसे नीफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नीफ बोलते हैं, के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है मतलब सत्य है? कौन सा कथन जो है सत्य है? तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर सी जो है सत्य है। इसमें सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्त होने वाली राशि रखी जाती है। क्या रखी जाती है? मतलब राशि रखी जाती है। ये क्लियर हो गया? अब चलिए जानकारी लेते हैं। राष्ट्रीय निवेश कोष, जिसे निवेश बोलते हैं, आलोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के अंतर्गत वर्ष 2005 में जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, तो वर्ष 2005 में क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। और ये क्या है? राष्ट्रीय निवेश कोष, जो कि निवेश और लोक परिसंपत्ति जो है प्रबंधन विभाग है, इसी के अंतर्गत किया गया था, वर्ष 2005 में स्थापित किया गया था, इसी के माध्यम से। समझ गए? इसी के अंतर्गत ये आप जान गए, आया होगा। देखिए, राष्ट्रीय निवेश कोष में सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्त आय को रखा जाता है। अब एक बात जान लीजिए, राष्ट्रीय निवेश कोष क्यों है? क्यों? इसलिए है क्योंकि ये सार्वजनिक उपक्रम है, सभी के लिए है, और सार्वजनिक उपक्रम के विनिवेश से प्राप्त जो होता है, जो प्राप्त किया गया है, उससे प्राप्त अगर होता है, उस आय को रखा जाता है। समझ गए? उसी आय को रख देते हैं, उसी पैसे को रख देते हैं, बस इतना ही जान लीजिए। आगे बात करते हैं इस कोष के अंतर्गत, किस कोष के अंतर्गत? राष्ट्रीय निवेश कोष के अंतर्गत आरक्षित राशि का 75% शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास जैसे क्षेत्रों पर व्यय किया जाता है। अब समझ में आ गया विनिवेश, कि राष्ट्रीय निवेश कोष से ही विनिवेश जो प्राप्त आय होता है, प्राप्त आय रखा जाता है। अब प्राप्त होता है तो इस निवेश के अंतर्गत क्या करते हैं? शिक्षा पे ध्यान देंगे, हम स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे, सामाजिक विकास जैसे क्षेत्रों में ये खर्चा करते हैं, जो बचता है प्राप्त करते हैं। 75% इस 3 क्षेत्रों में दिया जाता है। 25% जो बचता है, ठीक है, 25% राशि का जो बचता है, उसका प्रयोग सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में निवेश हेतु व्यय किया जाता है। अब सोचिए, 75% तो हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास पे करते हैं, और 25% जो बचा वो सार्वजनिक जो क्षेत्र, छोटे-छोटे क्षेत्र हैं, उस पे निवेश व्यय करते हैं। अब समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा? चलिए, 9वां प्रश्न क्या है सुनिए।
अर्थव्यवस्था के कोर क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा उद्योग शामिल नहीं है? तो कौन सा उद्योग जो है शामिल नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, परिवहन। क्या है? परिवहन। चलिए जानते हैं। तो परिवहन अर्थव्यवस्था के कोर क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है। समझ गए? तो परिवहन जो है अर्थव्यवस्था के कोर क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है। कोर क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित उद्योग शामिल हैं। तो परिवहन को छोड़ दीजिए, परिवहन को छोड़कर सभी को हम सम्मिलित करेंगे, जैसे में विद्युत को कोर क्षेत्र में करेंगे, ठीक है? कोयला को कोर क्षेत्र में करेंगे, कच्चा तेल को कोर क्षेत्र में करेंगे, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, ये सब जो है कोर क्षेत्र में आते हैं। अब कोर क्षेत्र जो है औद्योगिक उत्पादन सूचांक, जिसे आईआईपी बोलते हैं, के लाभ, ठीक है? आईआईपी के लगभग 40% भाग का प्रतिनिधित्व करता है। समझ गए? कोर क्षेत्र जो है क्या है? औद्योगिक क्षेत्र है, ये हम जानते हैं। और औद्योगिक क्षेत्र में जो उत्पादन होता है उसका सूचांक का लगभग हम मानते हैं 40%, मतलब 40% भाग का प्रतिनिधित्व करता है कोर क्षेत्र, सिर्फ कोर क्षेत्र। जिसमें आप देख ही रहिए, विद्युत आ गया आपसे, इसमें सब आ जाएगा। कोर क्षेत्र में मान लीजिए बिजली आ गया, कोयला का जो हम बात करते हैं, कच्चा तेल जो है पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस की बात करते हैं, रिफाइनरी उत्पादन की बात करते हैं, आपका चली जाए सीमेंट की बात करें, उर्वरक की बात करें, इस्पात जो है बना हुआ, तो ये सब जो है कोर में है। ये परिवहन क्यों आएगा कोर में भाई? इससे क्या फ़ायदा है? परिवहन तो भाई एक मार्ग है ना बनाया हुआ, तो ये कोर में नहीं आएगा। परिवहन अर्थव्यवस्था के कोर क्षेत्र में नहीं आएगा, अर्थव्यवस्था में, लेकिन कोर क्षेत्र में नहीं आएगा। ये ज़रा ध्यान रखना होगा, ठीक है? तो अगर ऑप्शन में आए तो टिक लगा दीजिएगा। 8 को याद रखिएगा, 8 इम्पोर्टेंट है कोर क्षेत्र में। 10वां प्रश्न, कोर का मतलब समझिए कि कोर माने खोद, खोद के जो निकाला जाए, इस तरह से याद रखेंगे। इससे ज़्यादा ट्रिक तो नहीं दे सकते। अब सोचिए ना, इस्पात क्या करिएगा, रिफाइनरी क्या करिएगा, नीचे से नहीं निकलेगा जी, कोयला कहाँ से निकालिएगा, कच्चा तेल कहाँ से निकालिएगा, कोर खोद, ऐसे याद रखिए। जोकिंग, याद करने के लिए, अगर याद हुआ तो कमेंट जरूर करते रहिए, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे हौसला देता है। चलिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, जिसे सीसीआई का मुख्य कार्य है ना? तो अगर बात करें कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, जिसे शॉर्ट में सीसीआई बोलते हैं, मुख्य कार्य क्या है इसका? काम क्या है इसका? है ना? तो इसका काम है, उपरोक्त में से दोनों काम है। क्या काम है? तो एकाधिकार शक्तियों का अंकुश लगाना, रोक लगाना। अगर एकाधिकार करिएगा तो उस पे रोक लगाने का काम करेगा, नहीं तो एकाधिकार हो जाएगा, समझ रहे हैं? कुछ नहीं कर पाइएगा हम लोग, इसलिए ज़रूरी है अंकुश लगाना। प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, है ना? प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दीजिए और जो आप में टैलेंट है वो बिखेरिए। चलिए, आगे बात करें और सुनिए। एकाधिकार शक्तियों पर अंकुश लगाने, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए तथा कंपनियों के विलय एवं अधिग्रहण पर निगरानी रखने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, जिसे सीसीआई, की स्थापना अक्टूबर 2003 में की गई। अब सुनिए एक बात, इसमें सवाल क्या बनेगा उसके बाद आगे चलेंगे। एकाधिकार शक्ति पर अंकुश लगाने का काम सही बात है, करेगा ही। प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए एकदम सही वो करेगा, तथा कंपनियों को विलय करना या अधिग्रहण करना, अब इस सब पे ध्यान रखना होगा। विलय करना है, अधिग्रहण करना है, तो उस पे निगरानी रखिएगा ना, नहीं तो गलत भी तो चला जाएगा अधिग्रहण में, तो इसलिए ध्यान रखना है। और ये सब जो है सीसीआई के तहत किया जाता है, मतलब भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के तहत किया जाता है। अगर आपसे पूछे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो आप जानते हैं सीसीआई, इसकी स्थापना पूछेगा तो 14 अक्टूबर बता दिएगा, 2003 बता दीजिएगा, क्योंकि इसमें किया गया था। अब बात बनता है कि एमआरटीपीसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमआरटीपीसी क्या है ना? जरूरी है। अब इसका फुल फॉर्म जानिएगा तभी तो। देखिए, एमआरटीपीसी की बात कर रहे थे हम लोग, तो इसका आगे तो देखिए, मोनोपॉलिसी याद रखिएगा, मोनोपॉलिसी याद रखेंगे, रेस्ट्रिक्टिव, है ना? तो रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस कमीशन का स्थान लिया था, इसी का स्थान ले लिया था ये सीसीआई। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ें। तो एमआरटीपीसी का स्थान कौन ले लिया? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ले लिया। क्लियर हो गए? अब बात करते हैं, देखिए फिर से रिपीट हो गया है पेज मेरा, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, जल्दी में एक्साइटमेंट में हो जाता है। अब चलेंगे, हम पढ़ लिए 10वीं क्वेश्चन कर लिए, हम पढ़ेंगे 11वें क्वेश्चन। 11वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो 11वां प्रश्न सुनिए। भारत में निम्न में से किन क्षेत्रों में
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट निवेश करने की अनुमति नहीं है विदेश को। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। लॉटरी में एकदम प्रत्यक्ष नहीं है बाबू। चिट फंड एकदम नहीं है। जुआ, सट्टेबाजी, ये सब जो है डायरेक्ट कैसे कर सकता है? डायरेक्ट करेगा समझ रहे हैं? सब जुगारी बन जाएगा, सब सट्टेबाजी करने लगा, चिट फंड करने लगेगा, तो फिर तो गरीबी फिर बढ़ जाएगा, अमीर अमीर होने लगेंगे, ऐसे भी हो रहे हैं। तो थोड़ा ये सब के लिए सही किया गया है, ये समझाने के लिए मैंने बोला। मतलब फन के लिए कभी-कभी कोई भी वर्ड जो है क्षेत्रीय वर्ड बोलता हूँ जिससे कि आप फन करें, हँसें, हमारी बात सुनें, तो आपको मन भी लगेगा। आगे बात करते हैं। भारत में प्रत्येक यहाँ पे बढ़िया से कर देता हूँ। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं। अब जैसे प्रतिबंध किया गया है, रोक किया गया है, तो हम जान गए कि क्षेत्र में शामिल किया गया होगा। तो भारत में अगर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है, उस पे प्रतिबंध क्यों लगाया गया? क्योंकि अगर नहीं लगाएगा तो लॉटरी खेलने लगेंगे, जुआ खेलने लगेंगे, सट्टाबाजी बढ़ जाएगा, फार्म हाउस निर्माण बढ़ जाएगा, चिट फंड बढ़ जाएगा, मतलब चीटिंग करने लगेंगे, निधि कंपनी आ जाएँगे, मतलब बेफालतू कंपनी बनने लगेंगे, प्राइवेट कंपनियाँ चीट, चोरी, डकैती होने ऐसे ही हो रहा है इतने प्रतिबंध के बाद, और बढ़ जाएँगे। तंबाकू निर्यात होने लगेगा, तंबाकू सामग्री होने लगेगा, पहले खूब होता था, अब थोड़ा-सा कम होने लगा है, लेकिन और होता। नाभिकीय ऊर्जा एवं रेलवे आधारभूत सुविधाओं को छोड़कर तथा हस्तांतरित विकास अधिकारियों का व्यापार आदि को जो है रोका गया है। जैसे देखिए, यहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा और रेलवे को थोड़ा-सा कम आप हटा सकते हैं, लेकिन अब रेलवे की बात हो गई, नाभिकीय ऊर्जा, अब प्रत्यक्ष ये रेलवे वाला काम होगा तो भी दिक्कत है ना? है, एकदम दिक्कत है। और नाभिकीय ऊर्जा का अगर इस्तेमाल ज़्यादा करेगा, वो भी दिक्कत है। इसलिए ये सब प्रत्यक्ष नहीं है, समझ गए? तो ये 2 को तो भाई मानते हैं कि ज़रूरी आवश्यकता पड़ने पर इसकी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन और सबको सम्मिलित नहीं किया जाता। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, नाभिकीय ऊर्जा, रेलवे को भी प्रतिबंध किया गया है, प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है? ये ज़रूर ध्यान रखना है। चलिए, यहाँ पे देखिए कि 12वां प्रश्न क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? बताएँगे? भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या अगर आपसे पूछेगा, तो हम बताएँगे 13। अब महारत्न है, समझ गए? तो इसमें रत्न तो जड़ा ही है, ऊपर से डबल रत्न होगा, तभी तो महारत्न है। अब 13 है, तो 13 तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा। अब 13 का नाम में कुछ-कुछ का नाम तो पक्का आप जानते हैं। एनटीपीसी का नहीं जानते? भेल का नहीं जानते? है ना? बीपीसीएल का नहीं जानते? एचपीसीएल का नहीं जानते? जानते हैं, एकदम जानते होंगे आप लोग। ओआईएल का नहीं जानते हैं? अब इसका फुल फॉर्म के साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या वर्तमान में 13 है। कितनी है? 13 है। तो याद रखिएगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे हम सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। तो SAIL का फुल फॉर्म अगर पूछे हिंदी में, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बोल दीजिएगा। मतलब हिंदी में दिया हुआ है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। एस से स्टील कर दीजिए, एस से अथॉरिटी कर दीजिए, आई से इंडिया कर दीजिए और लिमिटेड कर दीजिए, एल से। क्लियर हो गया? सेल हो गया। ऑफ इंडिया लिमिटेड लगाया जाता है। आगे बात करते हैं तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, जिसे ONG बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ONGC बोलते हैं। तो ONGC जो है क्या है? महारत्न कंपनी है, जो कि क्या है? तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम कहते हैं उसको। उसी का ONGC का ही नाम है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। तो आपसे पूछेगा कि भाई स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का बताइए, मतलब सेल क्या है? तो भारत का महारत्न कंपनियों में आता है। 13 में से हमारा सेल भी आता है, पहला। दूसरा में तेल एवं प्राकृतिक गैस, जिसे ONGC कहते हैं, जो कि वर्तमान में 13 कंपनियों है, वो भी महारत्नों में आता है। एक है भारतीय तेल निगम, जिसे IOC कहते हैं। तो IOC जो होता है, ये भी महारत्न कंपनियों की संख्या में आता है, 13वां नंबर। 13 में से ये भी आता है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, जिसे NTPC कहते हैं, भाई ये भी हमारा महारत्न में आता है। ठीक है? तो आपसे पूछेगा कि बताइए महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो 13 है। कौन-कौन है? तो हम बताएंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे सेल बोलते हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, जो ONGC बोलते हैं। एक है भारतीय तेल निगम, जिसे IOC बोलते हैं। ये सब जो है हमारा क्या है? महारत्न कंपनी है। और जानते हैं तो NTPC हमारा भी जो है महारत्न कंपनी में आता है, जिसे राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम बोलते हैं, NTPC को ही।
एनटीपीसी का ही है नाम हिंदी में। कोल इंडिया लिमिटेड जिसे CIL बोलते हैं, है ना? तो कोल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो ये भी हमारा जो है महारत्न कंपनी में आता है, भारत में महारत्न कंपनी में आता है। ठीक है, छठे नंबर की बात करें तो भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड की बात करें जिसे भेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भेल बोल दीजिए। तो भेल बोलिएगा तो भेल भाई ये भी हमारा भारत के महारत्न कंपनियों की संख्या में आता है, जो कि छठे नंबर पे है, दिखा रहा है। ठीक है, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड की अगर बात करेंगे तो हम बोलेंगे भारत का महारत्न कंपनी है भाई, है ना? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करें जिसे GAIL गैल कह दीजिए। गिल को याद रखिएगा, है ना? गिल खिलाड़ी को याद रखिए। तो वो क्या है? महारत्न कंपनियों की संख्या में आता है। तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड GAIL गैल कह दीजिए, है ना? ऐसे याद कर लीजिएगा, तो महारत्न कंपनियों की संख्या में आता है। अगर पूछे आपसे कि 8वां नंबर जो देख रहे हैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसे PCL बोलते हैं, ये भी हमारा महारत्न कंपनियों में आता है। एक रत्न होता है, एक महारत्न कंपनी, तो महारत्न में 13 महारत्न कंपनी है जिसमें से आपका BPCL भी आता है। अच्छा, ये जान गए। और है 9वां हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसे HPCL बोलते हैं। ये सब का नाम सुने होंगे, लेकिन ये सब जान लीजिए महारत्न कंपनी है। तो महारत्न कंपनी का अगर पूछे कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड क्या है, तो हम बताएंगे महारत्न कंपनी है। भारत की महारत्न कंपनी में आता है, रत्न में नहीं, महारत्न कंपनी में इसको जगह दिया गया है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड जिसे PGCIL बोलते हैं जिसे शॉर्ट में। तो आपसे ये भी पूछ सकता है PGCIL बताइए क्या है, तो ये एक महारत्न कंपनी है। समझ गए? अगर आपसे पूछे ग्रीन विद्युतीकरण, सॉरी ग्रीन मैं बोल रहा हूँ, क्या दिमाग लगा रहा हूँ, आगे चलते हैं, ऊपर की ओर चलते हैं। सुनिए, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड जिसे हम बोलते हैं रेमल, क्या बोलते हैं? रेमल। तो हम याद रखिएगा REML, रेमल जो है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड है। ऑल इंडिया लिमिटेड जिसे बोलते हैं OIL बोलते हैं। तो ऑल इंडिया लिमिटेड की अगर बात करें तो OIL बोला जाता है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं, ये भी क्या है? महारत्न में आते हैं। 13वां जो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जिसे PFC बोलते हैं। PFC भी हमारा महारत्न कंपनियों में आता है। तो आपसे पूछ दिया, समझ गए। वर्तमान में भारत में 14 नवरत्न हैं। कौन है? नवरत्न हैं। बोले थे ना मैंने, रत्न मैंने बोला था, नवरत्न हो गया। और 71 मिनी रत्न है, मतलब छोटा माइक्रो रत्न कहा जाता है कंपनी है। तो आप जान गए कि महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। तो नवरत्न पूछे तो 14 और मिनी रत्न पूछे तो 71 और महारत्न पूछे तो 13। समझ गए? तो 13 को हम फिर से रिपीट कर देते हैं। तो पूछेगा सेल क्या है, तो महारत्न कंपनी है। ONGC क्या है? महारत्न कंपनी है। IOC क्या है? महारत्न कंपनी है। NTPC क्या है? तो महारत्न कंपनी है। चौथे नंबर पे आता है CIL क्या है? तो महारत्न कंपनी है। भेल क्या है? महारत्न कंपनी है। गेल क्या है? महारत्न कंपनी है। मतलब गिल क्या है? महारत्न कंपनी है। ऐसे याद रखिए, गिल मतलब खिलाड़ी, ऐसे याद रखिएगा तो हो जाएगा याद। BPCL कौन है? तो ये महारत्न कंपनी है भारत का। HPCL क्या है? भारत का महारत्न कंपनी है। PGCIL क्या है? तो ये भी भारत का रत्न कंपनी में आता है। और REML, रीमल बोल दीजिए, ये भी आता है हमारा, क्या आता है? महारत्न कंपनी में आता है। OIL भी हमारा, ऑल इंडिया लिमिटेड भी हमारा महारत्न कंपनी में है। और PFC भी हमारा, जिसे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन बोलते हैं, ये भी महारत्न कंपनी में। तो 13 महारत्न कंपनी, 14 नवरत्न कंपनी और 71 हमारा मिनी रत्न कंपनी है। क्लियर हो गए? 13 प्रश्न है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया। बताइएगा, मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है आरंभ किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी, सितंबर 2014 में किया गया। सितंबर 2014 में किया गया, ये जान लीजिए। क्या किया गया? सितंबर। ठीक ना? तो सुनिए, आगे बात करते हैं। औद्योगिक विकास, वैश्विक निवेश व रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 25 सितंबर 2014 को केंद्र सरकार द्वारा मेक इन इंडिया अभियान का शुभारंभ किया गया। क्या किया गया? मेक इन इंडिया अभियान का शुभारंभ किया गया 25 सितंबर 2014 को केंद्र सरकार द्वारा किया गया। इसके अंतर्गत नए आविष्कारों व नए प्रौद्योगिकों के क्षेत्र में अग्रणीय घरेलू कंपनियों की पहचान
कर उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाना है। तो देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, औद्योगिक विकास की बात करेंगे, वैश्विक निवेश की बात करेंगे, रोजगार को बढ़ावा देने की बात करेंगे। तो इसके लिए पता है 25 सितंबर 2014 को केंद्र सरकार ने क्या किया? मेक इन इंडिया लाया, अभियान शुरू किया था। तो आपसे पूछेगा मेक इन इंडिया कब आया था? 2014 में। अब इसका आरंभ किया तो इसके अंतर्गत क्या हुआ था मेक इन इंडिया के अंतर्गत? तो यही बात तो जानना है, इसमें क्या है ना, जितने भी आप आविष्कार करिएगा तो उसे हम बड़े स्तर पे ले जाएँगे। या नए प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अगर आप बात करते हैं या घरेलू जो हमारी कंपनियाँ जैसे भारत में है, उसे विदेश की ओर प्रचार करेंगे, बड़े स्तर पे ले जाएँगे। यही कहने का मतलब एक पहचान देने के लिए किया गया था मेक इन इंडिया। उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाना था, मतलब विश्व स्तर पर इन्हें उच्च पद देना था, यही कहने का मतलब था। इसका संचालन की अगर बात करें, संचालन की अगर हम बात करेंगे, मेक इन इंडिया या संचालन की बात करेंगे, तो ये औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, जिसे डीआईपीपी द्वारा किया गया है। समझ गए? तो ये औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग डीआईपीपी द्वारा ये किया गया या और किया जाता है, किया जाएगा, ये भी जान लीजिए। ठीक है? किया जाता है इसके माध्यम से और क्या किया जाएगा क्या? किया जाता है, किया जाएगा लिख दिया है, तो ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा, हो रहा है इसी। देखिए, वर्डिंग प्रश्न क्या है सुनिएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 स्थान, सूची 2 उद्योग। अब बताइए इसको मिलान करना है, तो जैसे मान लीजिए विशाखापत्तनम की अगर बात करें, तो विशाखापत्तनम क्यों फेमस है? कुछ तो बात होगा, उद्योग विशाखापत्तनम में कौन-सा उद्योग है? तो ये हमारा बता सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा जो है पोत निर्माण के लिए जाना जाता है, जहाज निर्माण के लिए जाना जाता है, पानी वाला पोत बनाया जाता है वहाँ पे। मूरी की बात करेंगे, तो मूरी की अगर बात करेंगे, तो मूरी का हम जानते हैं एल्युमिनियम के लिए जाना जाता है, मूरी जो स्थान है। गुरुग्राम का नाम सुने होंगे, गुरुग्राम बहुत ही फेमस है, आप जानते हैं। तो गुरुग्राम का बताइए क्या है? तो ये हमारा मोटर गाड़ियों के लिए जाना जाता है गुरुग्राम में, अब फेमस है। पनकी, पनकी की बात करें तो उर्वरक के लिए जाना जाता है। पनकी जो स्थान है वो उर्वरक के लिए जाना जाता है। अब चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। अब पनकी है कहाँ ये सब तो जानना ज़रूरी है। तो सुनिए, विशाखापत्तनम में जो है कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आगे तो ये जान लीजिए। ये क्यों है? तो पोत निर्माण के लिए जाना जाता है। मूरी कहाँ है? तो मूरी हमारे झारखंड में है जो कि एल्युमिनियम के लिए जाना जाता है, ये हम जानते हैं। गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम हरियाणा में है जो कि मोटर गाड़ियों के लिए जाना जाता है। अब पनकी क्या है? उत्तर प्रदेश में है। और पनकी कहाँ है? उत्तर प्रदेश, यूपी में जो कि उर्वरक के लिए। तो उत्तर प्रदेश उर्वरक। हाँ, 15वां प्रश्न क्या है? 15वां प्रश्न है कॉरपोरेटर। क्या है? कॉरपोरेटर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना? रिस्पॉन्सिबिलिटी संबंधी कानून सबसे पहले किस देश में बना? तो हम बताएंगे डी, भारत में बना। कहाँ बना? भारत में बना। क्लियर हो गया? भारत में बना तो चलिए जानते हैं। तो सुनिए, कॉरपोरेटर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे सीएसआर बोलते हैं, एक प्रबंधन अवधारणा है जिसके अंतर्गत कंपनी अपने व्यवसाय के परिचालनों तथा हितधारकों के साथ किया जाने वाला क्रियाकलापों में सामाजिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान को एकत्रित करती है। इसे वर्ष 2013 में कंपनी अधिनियम 2013 में जो है संशोधन करके अपनाया गया था। क्या किया गया था? संशोधन करके अपनाया गया था। कब अपनाया गया? वर्ष 2013 में, कंपनी अधिनियम 2013 के माध्यम से। यही बात बोलिएगा। इस प्रकार सीएसआर, जिसे कॉरपोरेटर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, गतिविधियों को विधिक रूप से मान्यता देने वाला भारत पहला देश बना। क्या बना? पहला देश बन गया। भारत हमारा क्या बन गया? पहला देश बन गया। भारत में स्थित कंपनियों को अपने लगातार 3 वर्ष के औसत लाभ का जो है 2% सामाजिक क्षेत्र पर व्यय करना होगा। अब देखिए 3% जितनी भी जो कंपनी है, 3 वर्ष तक 2% सामाजिक क्षेत्र में व्यय करना होगा, ये कंपनी को बोला गया। और सीएसआर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, ये तो आप जान ही रहे हैं। तो सीएसआर के नियम उन सभी कंपनियों पर लागू होंगे जो 5 करोड़ रुपए वार्षिक लाभ कमाती है। 5 करोड़ रुपए कमाते हैं उनके लिए। 1000 करोड़ रुपए वार्षिक टर्न ओवर हो, या वे कंपनियां जिनका नेटवर्क वर्थ न्यूनतम 500 करोड़ रुपए हो। सोचिए, ऐसा कंपनियां देंगे 5 करोड़ हो, 1000 करोड़ हो और 500 करोड़ हो। पंजीकृत विदेशी कंपनियां भी सीएसआर के दायरे में आएगी।
मतलब जो भी पंजीकृत विदेशी जो कंपनी है वो भी आएगा, उससे भी लिया जाएगा। राजनीतिक दलों को दिया गया चंदा, चंदा कहिए, टैक्स कहिए, CSR कहिए, किस सीमा में शामिल नहीं है। मतलब चंदा जो दिया जाता है राजनीतिक दलों को वो नहीं आएगा। सोच रहे हैं? समझ गए। 16वां प्रश्न क्या है, चलिए जानते हैं। 16वां प्रश्न है कि भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र जो संबंधित है वो है ऑप्शन नंबर सी, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। ये जो है क्षेत्र संबंधित है, ये जरूर ध्यान रखना है। आगे चलते हैं और इसके डिटेल की बात करते हैं। तो सुनिए, भारतमाला परियोजना क्या है। भारतमाला परियोजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जो है प्रारंभ की गई है। तो भारतमाला परियोजना अगर पूछे किस मंत्रालय द्वारा, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ये शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य जो था, परिवहन बुनियादी ढांचा का निर्माण करके परिवहन आदि को सुधारना। मतलब अगर परिवहन पर बुनियादी ढांचा देंगे, मतलब एकदम शुरू से ध्यान देंगे, तभी तो हम परिवहन को सुधार कर सकते हैं, है कि नहीं। यही इसका उद्देश्य था। इसके अंतर्गत अगर बात करें, भारतमाला परियोजना के अंतर्गत अगर बात करें, तो आर्थिक कॉरिडोर, फीडर कॉरिडोर और इंटर कॉरिडोर और राष्ट्रीय कॉरिडोर, तटवर्तीय सड़कें, बंदरगाह संपर्क सड़कें आदि का निर्माण किया जाएगा। 17वां प्रश्न क्या है कि उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु योजना स्टैंड अप इंडिया संबंधित है। तो वो है ऑप्शन नंबर डी, महिला SC ST से, महिला हो गई, SC हो गए, ST से संबंधित है। ये कौन, स्टैंड अप इंडिया संबंधित है, ठीक है, जो योजना चला था। अब क्या है, चलिए 5 अप्रैल 2016 को नोएडा, मतलब उत्तर प्रदेश से जो है स्टैंड अप इंडिया योजना का शुभारंभ किया गया। तो 5 अप्रैल 2016 को नोएडा, जो उत्तर प्रदेश में है, स्टैंड अप इंडिया योजना का शुभ जो है आरंभ हुआ था, शुरुआत हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था, नोएडा में शुरू हुआ था 5 अप्रैल 2016 को। इस योजना के अंतर्गत जो है बैंकों के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। समझ गए, 10 लाख से 1 करोड़ तक। 18वां प्रश्न क्या है, सुनिए, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचांक को जारी करती है। तो वो ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसे NSO, जो कि हम शुरू में ही इसके बारे में पढ़े हैं। चलिए यहाँ पे जानते हैं। तो भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचांक, जिसे IIP बोलते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसे NSO बोलते हैं, कि आर्थिक सांख्यिकी प्रभाग, क्या है, प्रभाग द्वारा जारी किया जाता है। समझ गए। तो भारत में औद्योगिकी जो उत्पादन सूचांक है, जिसे IIP बोलते हैं। 19वां प्रश्न सुनिए, 8 मूल उद्योगों के सूचांक में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है। तो सर्वाधिक महत्व दिया गया 8 मूल उद्योग हैं, उसमें से बताइए। तो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत उत्पादन को। विद्युत उत्पादन को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। क्यों दिया गया है, चलिए जानते हैं। तो देखिए, सितंबर 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार औद्योगिकी उत्पादन सूचांक, जिसे IIP बोलते हैं, में शामिल मदों के भार में लगभग 40.27% योगदान 8 कोर उद्योग, मतलब 8 कोर 8 मूल का ही है। ठीक है, तो 8 कोर उद्योग का ही है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि सितंबर 2023 में क्या हुआ, जारी एक आंकड़ा हुआ था, किया गया था आंकड़ा, उसके अनुसार पता है क्या है, औद्योगिक उत्पादन सूचांक में शामिल किया गया था। ये ध्यान रखिएगा। और शामिल जब हुआ था, तो शामिल के हिसाब से अगर देखें तो लगभग 40.27% योगदान रहा। ठीक है, 8 मूल में से ये शामिल है। और 8 प्रमुख जो उद्योग भार के घटते क्रम में क्रमशः अगर देखा जाए, तो हम बताएंगे घटते क्रम में, तो रिफाइनरी उत्पाद, विद्युत, इस्पात, कोयला, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक, इस प्रकार से बनाए गए। तो 8 कोर उद्योग का ही है, ये हम जानते हैं। और 8 प्रमुख उद्योग भार के घटते क्रम है, कोर भी कर सकते हैं कि घटते क्रम में आपको नाम लिखा गया है, रिफाइनरी उत्पादन, फिर आपको विद्युत, जो कि विद्युत उत्पादन है,
पहला याद रखिएगा, अगर यहाँ पे रिफाइनरी रहता तो समझ जाइए पहला होता, लेकिन यहाँ पे रिफाइनरी ना होकर विद्युत है, तो इसलिए विद्युत हो गया। तीसरे नंबर पे इस्पात होता, कोयला चौथे नंबर पे, कच्चे तेल पांचवें नंबर पे, प्राकृतिक गैस छठे नंबर पे, सीमेंट सातवें, और आठवें नंबर पे आपका उर्वरक होता है, सबसे पीछे उर्वरक है। समझ गए? क्लियर होगा होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 20वां प्रश्न क्या है सुनिए, खादी एवं ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय है कहाँ है बताइए? तो मुंबई में है, और कहा खादी का बात हो या ग्रामीण उद्योग का बात हो, कमीशन का मुख्यालय पूछेगा तो मुंबई लगा दीजिएगा। अब देखिए, खादी एवं ग्रामीण उद्योग भारत सरकार एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन वर्ष 1957 में किया गया था। क्या किया गया था? 1957 में किया गया था। यह जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। 21 क्वेश्चन नंबर, गोल्डन हैंडशेक का संदर्भ निम्नलिखित में से किस एक से है? संबंध भी बता सकते हैं, इसके संदर्भ में बताइए। तो बी स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना है। तो गोल्डन हैंडशेक क्या है? तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना है। अब ये है तो चलिए हम जानते हैं। तो सुनिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अतिरिक्त कर्मचारियों से मुक्त करने हेतु वर्ष 1991 में, मतलब 1991 में नई औद्योगिक नीति में सरकार ने प्रोत्साहन युक्त एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना प्रारंभ की थी। क्या की थी? स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना प्रारंभ की थी। इसे ही गोल्डन हैंडशेक नाम दिया गया। क्या दिया गया? गोल्डन हैंडशेक नाम दिया गया। किसे दिया गया? स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना, जो कि शुरुआत की गई थी। कब की गई? 1991, इसी का नाम था। ऐसे याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत। 22वां प्रश्न की अगर बात करेंगे तो 22वां प्रश्न है, भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव में रखा गया बताइएगा? तो हम बताएंगे बी 1956 की औद्योगिक नीति में रखा गया। किस में रखा गया? 1956 के औद्योगिक नीति में रखा गया, मतलब 1956, है ना। चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आधारभूत एवं भारी उद्योग के विकास पर विशेष बल दिया गया, कदम लिया गया। इसी लक्ष्य को व्यवहारिक रूप देने के उद्देश्य से 30 अप्रैल 1956 को औद्योगिक नीति 1956 की घोषणा की गई। मतलब 30 अप्रैल 1956 में ही औद्योगिक नीति 1956 घोषणा की गई थी। इस नीति में सार्वजनिक क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र का विस्तार करना, लघु एवं कुटीर उद्योग के विकास तथा उद्योग छोटे उद्योग के विकास में जो है क्या करना? समन्वयन पर बल दिया गया। क्या किया गया? समन्वय पर बल दिया गया, जुड़ाव पर बल दिया गया। ठीक है, उद्योग के विकास पर बल दिया गया। बस इतना ही ध्यान रखना है। ये भी अगर आप नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए 23 क्वेश्चन नंबर है कि जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है? जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर बी नई उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई जो है दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी। समझ गए? दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी। अब ये बात है तो चलिए हम जानते हैं। सुनिए, जब कोई उद्यमी, जो उद्योगपति होते हैं उन्हीं को बोला जाता है, बाजार में प्रथम बार प्रवेश करता है। अगर मान लीजिए मैं उद्योगपति बनना चाहता हूँ, तो बाजार में पहली बार हेलेंगे तो सीखेंगे कुछ, वही समझिए। तथा अपने उद्यम के लिए प्रारंभिक पूंजी निवेशकों एवं कंपनियों से दीर्घकाल के लिए जो है क्या करेंगे? दीर्घकाल के लिए प्राप्त करता है, मतलब लंबे समय के लिए प्राप्त करता है, और वह भी बिना गारंटी के। बिना गारंटी के हम कभी भी दे सकते हैं। तो ऐसी पूंजी को जो है जोखिम पूंजी कहते हैं। तो सही बात है, अगर मान लीजिए हम किसी से लोन ले रहे हैं, और ठीक है मान लीजिए हम लोन ले लिए, बड़ा स्तर पे ले लिए, और उसका गारंटी नहीं रखेंगे कि इतने समय में, तो रिस्क तो है ना, जोखिम है, कभी भी कब्जा करने आ जाएगा। तो इस तरह से समझिएगा, क्योंकि इसके डूबने की संभावना अधिक होती है। और डूबने की संभावना सही है, जिस क्षेत्र में कूद रहे हैं उस, अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो ये तो फाइनल है कि हार और जीत तो फाइनल है। जीत गए तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर डूबने का चांस तो रहता है। माइंड सेट करके जाइए, तभी तो आगे बढ़ने की चांस होता है। हारेंगे तभी तो जीतेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे 24वां प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए मेगा फूड, देखिए पार्क्स है, यहाँ पे पार्क होगा, ठीक है, पार्क योजना का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अवसंरचना सुविधाओं में सुधार लाना, मतलब ढांचागत में लाना। सुन लीजिए कि मेगा फूड पार्क योजना केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2008 में आरंभ की गई। कब की गई? 2008 में। जिसका उद्देश्य क्या था?
खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं में विकास करना या बुनियादी सुविधाओं के विकास में सार्वजनिक जो निजी भागीदारी है उसको प्रोत्साहित करना, मतलब छोटे-छोटे जो होते हैं सार्वजनिक क्षेत्र में उसका प्रोत्साहन देना है। तो जिसे शॉर्ट फॉर्म में पीपीपी बोलते हैं, ट्रिपल पी, सार्वजनिक निजी भागीदारी को। इसमें क्या है, प्रोत्साहित करना है तथा एक प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से सक्षम खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना की स्थापना करना था। समझ गए? स्थापना भी करना था। अब आपूर्ति करेंगे तो उसके लिए तो एक स्थापना करना पड़ेगा ना, सक्षम बनाना है तो। यस। गेतल सूद मेगा फूड पार्क जो कि रांची में है, वर्ष 2009 में स्थापित किया गया। तो कहाँ किया गया? गेतल सूद मेगा फूड तो हमको रांची में किया गया। यह एशिया का पहला मेगा फूड पार्क है। क्या है? मेगा फूड पार्क माना जाता है, जो कि एशिया का है, जो कि रांची में किया गया था। वर्तमान में देश में 41 मेगा फूड पार्क सक्रिय है। चलिए 25 क्वेश्चन नंबर है, सुनिए। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम कहिए, ठीक है। उद्यम विकास अधिनियम जिसे MSMEDA बोलते हैं, पारित हुआ। कब पारित हुआ था? MS मेडा बोल सकते हैं, ठीक है, MS मेडा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सूक्ष्म हो गया, माइक्रो हो गया, लघु हो गया, ठीक है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम पारित हुआ। कब हुआ? तो 2006 में हुआ था। कब हुआ था? 2006 में। 2006 में है तो सुनिए, केंद्र सरकार ने वर्ष 2006 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम पारित किया, जिसमें MSMES, ठीक है, MSMES को जो है विनिर्माण, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं जिसे, और सेवा मतलब सर्विस, दो वर्गों में विभाजित किया गया। मतलब मैन्युफैक्चरिंग के रूप में और सेवा के रूप में, सर्विस के रूप में वर्ग में बांट दिया गया था। ये हमारे केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। निवेश की मात्रा के आधार पर इन्हें सूक्ष्म लघु और मध्यम श्रेणी में विभक्त किया गया। मई 2020 में सरकार ने MSMES मतलब मैन्युफैक्चर सर्विस की परिभाषा में परिवर्तन कर दिया, ठीक है, मतलब MES कर दिया, ठीक है। नई परिभाषा के अंतर्गत अब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को परिभाषित करने के लिए निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टर्नओवर, ठीक है, टर्नओवर को मानदंड के रूप में जोड़ा गया। अब सोचिए, अब टर्नओवर के रूप में कर दिया गया, निवेश के रूप में कर दिया गया, नाम जोड़ दिया गया, समझ गए। और साथ ही साथ विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के अंतर को भी समाप्त कर दोनों के लिए एक ही मानक रखा गया, दोनों को एक ही कर दिया गया। पहले था कि भाई सेवा था, विनिर्माण था, अब उसको हटाकर एक अलग कर दिया। जैसे देखिए इसमें क्या कर दिया, MSME कर दिया, S हटा दिया, सर्विस हटा दिया। का वर्गीकरण रुपया में देखना है तो वर्गीकरण में बांट दिया सूक्ष्म लघु और मध्यम। सूक्ष्म में कर दिया, निवेश की बात करेंगे तो 1 करोड़, लघु की बात करें तो 10 करोड़, निवेश की बात हो रही है, मध्यम में 50 करोड़। यही अगर सूक्ष्म की बात करें तो टर्नओवर में बात करें तो 5 करोड़, लघु में 50 करोड़ और मध्यम में 250 करोड़। समझ गए, मध्यम में 250 करोड़ है, तो ऐसे बांट दिए गए, ठीक है। पहले था यहाँ पे होता क्या होता, विनिर्माण होता, यहाँ पे सेवा होता, जो कि हट गया। चलिए 26वां प्रश्न। तो 26वां प्रश्न की बात करेंगे तो 26वां प्रश्न सुनिए, निम्न में से कौन वर्तमान में भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है? निम्न में से कौन जो है वर्तमान में भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है? तो वो करता है तेल कंपनी करेगी। और कौन करेगा? और कोई नहीं करेगा। अब तेल कंपनी करेगा तो सुन लीजिए, इसके बारे में पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे है वर्तमान में पेट्रोल, डीजल जैसे तेल जो है भारत में, जैसे तेल भारत में सरकारी नियंत्रण मुक्त जिन्स है, ठीक है, जिनकी कीमत का निर्धारण तेल कंपनियों द्वारा की जाती है। सोचिए तेल कंपनी द्वारा ये जो है नियंत्रण मुक्त है, ये समझ गए, सरकार के द्वारा ये हैंडल नहीं होता है। चलिए 27 क्वेश्चन नंबर, मतलब नियंत्रित मुक्त जिन है, जिनसे बोलिए, जिनकी कीमत का निर्धारण तेल कंपनी ही करेगा, समझ गए ना। भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचांक में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी गतिविधि सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, निर्माण गतिविधि जो है सम्मिलित नहीं है। तो निर्माण गतिविधि सम्मिलित नहीं है। चलिए हम बात करते हैं। तो सुनिए, भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचांक जिसे IIP बोलते हैं,
ठीक है? भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जिसे आईआईपी बोलते हैं, की गणना जो है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जिसे एनएसओ द्वारा वर्ष 2011-12 के आधार पर की जाती है। इस श्रृंखला में खनन, विनिर्माण और विद्युत शामिल हैं, लेकिन निर्माण शामिल नहीं है। तो आपसे पूछेगा कि 2011-12 के आधार पर जो कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, जो एनएसओ है, इसके द्वारा क्या शामिल है? तो खनन है, विनिर्माण है और विद्युत शामिल है। चलिए 28 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो भारत में निम्नलिखित में से कौन एक उन फैक्ट्रियों में जिनमें कामगार नियुक्त हैं औद्योगिक विवादों जो है समापनों, छटनी और काम बंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, श्रम ब्यूरो। क्या है? श्रम ब्यूरो। श्रम ब्यूरो है तो चलिए जानते हैं, सुनिए। जो है वर्ष 1920 की बात हो रही है। 20 में स्थापित श्रम ब्यूरो कब स्थापित हुआ? 1920 में। तो श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न कार्यालय है, ऑफिस है, समझ गए, जो श्रम, रोजगार एवं मूल्य सांख्यिकी के संग्रह, मिलान और प्रसार के लिए उत्तरदायी है। क्लियर हो गया? 29वां प्रश्न इसमें है कि सूची मिलाना। 29वां प्रश्न सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को देखिए। तो देखिए इको मार्क की बात करेंगे तो इको मार्क किससे संबंधित होगा? बता सकते हैं? तो इको मार्क की बात करेंगे तो ये हमारा पर्यावरण गुणवत्ता को बताता है। हॉलमार्क का नाम सुने होंगे, हॉलमार्क का सुने होंगे, तो हॉलमार्क जो है हमारा स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता को बताता है। और रग मार्क बताइए, रग मार्क नहीं, रग मार्क। तो रग मार्क जो है ये हमारा बाल श्रम प्रतिषेध है। एग मार्क जो होता है वो हमारा कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता से है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा आपको, है ना? तो चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। और ये अंतिम क्वेश्चन है, इको मार्क उत्पादों की पर्यावरणीय जो है गुणवत्ता हेतु, हॉलमार्क स्वर्ण, चांदी, प्लेटिनियम आभूषणों की गुणवत्ता हेतु होता है। रग मार्क जो है रग मार्क जो है बाल श्रम प्रतिषेध हेतु होता है। एक मार्क जो होता है एक मार्क जो होता है, मार्क जो कृषि वस्तु की गुणवत्ता हेतु प्रदान होती है, किया जाता है। और मानक प्रमाण पत्र चिन्ह है। ये सब क्या है? एक मानक प्रमाण पत्र चिन्ह माना जाता है। हॉलमार्क का नाम सुने होंगे ही, पक्का सुनेंगे कि हॉलमार्क देख के लीजिए, ठीक है। तो चलिए ये हो गया हमारे उद्योग से। आते हैं अध्याय 10वां और क्लियर करते हैं, ठीक है।